फ्रेंड्स, साथियों, दोस्तों, भारत के नागरिकों, क्या विश्व के पूरे नागरिकों, ये मेरा तीसरा वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर विजय वर्मा, डायरेक्टर जेपी हेल्थ पैराडाइज रिसर्च। पहला वीडियो 7 मई को बनाया था, दूसरा 11 मई को बनाया था और आज 20 मई को ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं। 7 मई के वीडियो में एक पेशेंट जो सीरियस था और कोविड निमोनिया की वजह से था, जिसका रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी, SpO2 बहुत डाउन हो गया था 80, 84, 83 तक, जो टर्शरी प्रोटोकॉल के बीच में था और जिसका हमने ट्रीटमेंट इंटीग्रेटेड मेडिसिन से, जो हमारा रिसर्च है, उससे किया था। और बिना ऑक्सीजन के, बिना इंट्रावेनस फ्लूइड के, बिना स्टेरॉइड के, बिना कोई भी दवाई दिए हमने उसको 4 दिन के अंदर वो पेशेंट हो गया था, कंफर्टेबल हो गया था, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था और करीब 10 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। और ये रिसर्च हमारी पिछले 10 साल से चल रही है, जिसमें हमारा क्लेम है कि हम डेंगू को, सारे वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वायरस डिजीज़ का ट्रीटमेंट हमारे एलोपैथिक सिस्टम में नहीं है, और है तो वो सपोर्टिव सिस्टम में है, सिम्टोमेटिक है। डेंगू में हमारा क्लेम है कि हम बिना प्लेटलेट के अब डेंगू को, कितना भी हेमरेजी को ठीक कर सकते हैं। साथ में बच्चों में तो बहुत सारे वायरल फीवर्स होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रोंको निमोनिया, लोबर निमोनिया, वायरल निमोनिया, ये बहुत कॉमन बच्चों में होती हैं, बहुत फेटल भी हैं, लेकिन हम आराम से ठीक करते हैं उसको। रोटा वायरस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के वायरसेस जो होते हैं, हर्पीज़ वायरस है, और एनकेफेलाइटिस जैसी भी वायरस डिजीज़ है, उसको भी हम अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब बात ये आती है कि आज के वीडियो में सबसे पहले तो मेरे को बहुत दुख है, अफसोस है, और मेरा हृदय भी बड़ा दुखी भी है, क्योंकि जो ये खबरें मिल रही हैं कि एक तो पहली खबर मिली डॉक्टर के अग्रवाल की दो दिन पहले, कि ऐसे ऐसे उनको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, और मैं उनकी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ दुखी मन से। और उनका जो योगदान था हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, वो अद्भुत था। वो लगातार, वो बहुत जीनियस आदमी थे, और वो लगातार जो है प्रयास करते रहते थे। टीचिंग में भी वो एक्सीलेंट थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने आयुर्वेद को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, साइंटिफिकली, रिसर्च के साथ साथ। उसके साथ ही और दूसरी दुखद घटना ये भी है कि जो ये खबरें आ रही हैं कि 1000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हो गई, जिसके अंदर बहुत यंग डॉक्टर्स की डेथ हुई है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खाली अपने लिए नहीं, वो फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ये हमारी फ्रेटर्निटी अगर इस तरह से जाएगी तो क्या होगा देश का, आगे हमारी पीढ़ी कैसे चलेगी। और एक ही दिन के अंदर अगर 50 डॉक्टर्स की डेथ होती है तो ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा दुखद समाचार है। साथ ही खाली डॉक्टर ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, और पूरे मेरे नागरिक जितने भाई बहन हैं, उन सब की जो डेथ हो गई है, जैसे शव देखने को मिल रहे हैं, वो सब बहुत दुखदायक है। बहुत बड़ी निराशा, घोर अंधकार जैसा लग रहा है पूरे समाज में, देश में। लेकिन उसमें कहीं कहीं से एक अच्छी रोशनी भी आती है, क्योंकि हमेशा समय एक सा रहता नहीं, ये बदलेगा भी। और मैं चाह रहा हूँ कि उसी तरह की एक कोई रोशनी आए। और वो सबसे पहले क्या है कि हम ये देखें कि ये डेथ क्यों हो रही है। और ये वीडियो खाली सभी समाज के लिए नहीं है, बल्कि चिकित्सक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि वाई वी आर डाइंग, कि हम इतना क्यों मर रहे हैं, जबकि हमारे पास सारी सुविधा है, एलोपैथिक सिस्टम बहुत मॉडर्नाइज है, सब कुछ टेक्निक्स है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपसे ये बोलना चाहूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि म्यूकोमाइकोसिस, जो एक बीमारी, नई फंगल इन्फेक्शन आ रही है, उसने भी एपिडेमिक का रूल लिया। और वो क्यों हो रहा है उसमें सबसे बाद में बोलूँगा, लेकिन इससे पहले बोलूँगा कि जो ये डेथ हो रही है वो क्यों हो रही है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो मोस्टली डेथ हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर में ही आते हैं पेशेंट, जो लास्ट स्टेज में, टर्शरी प्रोटोकॉल में। तो स्टे जो है हॉस्पिटल में जनरली 10 से 12 दिन या 16 या 17 दिन, 18 दिन की हिस्ट्री होती है
कि ऑक्सीजन कम हुआ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, एडमिट हुआ, ऑक्सीजन देना शुरू हुआ, पहले हाई फ्लो में दिया, फिर CPAP लगा कुछ दिन के लिए और उसके बाद में वेंटिलेटर पे गए। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो वेंटिलेटर पे जाते हैं इंडिया के अंदर 97% मोर्टेलिटी है। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय हॉस्पिटल में रहने के बाद में एक पैटर्न से महसूस हो रहा है कि 12 दिन या 18 दिन या 10 दिन, और अभी तो 48 आवर्स तक में भी डेथ हो रही है फटाफट, क्योंकि अगर वो लास्ट स्टेज में आते हैं। अब ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पिछले साल से अब तक देखते देखते हमारा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसे बदला है जैसे हवा की तरह से। कभी क्लोरोक्विन दिया जाएगा, कभी रेमडेसिविर दिया जाएगा, कभी प्लाज्मा दे रहे हैं, अभी प्लाज्मा भी बंद कर दिया, रेमडेसिविर के लिए भी बंद कर दिया है, और जो टोकोजुमैब है वो भी बड़ा ख़तरनाक है, उसको भी बंद कर दिया। प्लाज्मा थेरेपी तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, ICMR ने भी पता नहीं क्यों इतनी देर लगाई उसको बंद करने के लिए। और इन्हीं के रेमडेसिविर हो, प्लाज्मा हो, टोकोजुमैब हो, और इन्हीं के बीच में पेशेंट जो है फंसे हुए घूम रहे हैं, उनके जो परिजन हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्लैक ये सब चल रहा है और पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये शुरुआत करता हूँ मैं इससे कि ये ट्रीटमेंट हम क्यों देते हैं और क्यों नहीं देना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जैसी वायरस हमारे बॉडी में आता है तो वो एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, और इन्फ्लामेशन ही हमारा एक तरह का इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है। अगर इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, और इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इन्फ्लामेशन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए तो हम एंटी इन्फ्लामेशन दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ है कि हमारी बॉडी एक डिफेंस के लिए आ रही है, उसके अंदर जो जैसी वायरस जाता है उसमें सूजन आती है, उसके अंदर रेडनेस हो जाती है, फिर पेन होता है, ये सब चीज़ें इन्फ्लामेशन का एक हिस्सा हैं। उसके पीछे एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसके पीछे फिर सेल्स होते हैं जो एकदम से हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है इन्फ्लामेटरी। अब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है हमारी बॉडी के अच्छे के लिए है या ख़राब के लिए है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है हमारे ख़राब कैसे हो जाएगा, ये तो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे डिफेंस के लिए है। तो जो चीज़ हमारे डिफेंस के लिए आप उसके एंटी क्यों जा रहे हो, आप एंटी इन्फ्लामेटरी वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप इन्फ्लामेटरी को मॉड्यूलेटर इन्फ्लामेटरी क्यों नहीं कहते हो। ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है कि एंटी इन्फ्लामेशन क्यों दिया जाए। इसको क्योंकि हमारा जो हम चिकित्सक हैं, हमारा काम क्या है, बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है उसको अपने हिसाब से उसको फास्ट करना। और फास्ट कैसे करेंगे हम फास्ट ऐसे करेंगे कि बॉडी के अंदर उसकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाएं, उसका न्यूट्रिशन बढ़ाएं और उसको बीमारी से लड़ने के लिए एक स्ट्रेंथ दें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम इन्फ्लामेटरी को एक रास्ता देने के लिए, एक उसको मॉड्यूलेटर बनने के लिए हम उसको एंटी इन्फ्लामेटरी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन होती है, सूजन आ गई नाक के अंदर, रेडनेस हो गई नाक में, और उसके बाद पेन होने लगा, ये सूजन जब अंदर तक चली गई, निमोनिया हो गया, ये प्रोसेस को अगर हम मॉडिफाइड वे में बॉडी को सपोर्ट करते हुए करते हैं तो हीलिंग बड़ी फास्ट होगी। लेकिन अगर हम उसके एंटी जाते हैं तो हीलिंग डिले हो जाएगी। अब एंटी स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चलूँ तो पहला हम एंटी हिस्टामिन देते हैं, जिससे ये नाक सूख जाती है, ये ड्राई हो जाती है, एक्सकोरिएशन होता है, और जो सेल्स यहाँ डेड हैं वो और अंदर ही रह जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो पैरासीटामोल है, जो फीवर हमारा जो ज़रूरी है, जो एक एंटी वायरस एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। एक हमारा हाइपोथैलेमस हाई फीवर के लिए सेट हो जाता है, वो परेशान करते हैं कि हमने पैरासीटामोल दे दिए, उसको और बंद कर दिया। उसके बाद आता है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स के लिए ये प्रोटोकॉल है कि हाई उसमें देना है जिस समय टर्शरी हो या साइटोकाइन स्ट्रॉम हो, तो वो जो है इम्यूनिटी को और ख़त्म करता है।
जो बॉडी के लड़ने की शक्ति है उसको ये 3 दवाई ख़त्म कर देती हैं। अब आती है एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर का खेल आपने देख लिया कैसा हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी रेमडेसिविर के सब ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, FDA ने इसको कोई अप्रूव नहीं किया। खाली एक थोड़ा सा कहीं से एक रिसर्च आ गई कि 2 दिन के लिए कुछ बढ़ सकता है उसकी लाइफ, सिर्फ 2 दिन के लिए लाइफ बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर के लिए कितना हंगामा हो रखा है। और उसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये मेरे पास साइड इफ़ेक्ट रेमडेसिविर की सारी ये है। और इसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है कि येलो आइज, डार्क यूरिन, पेन इन द अपर स्टमक। दैट मीन्स येलो आइज मीन्स जॉन्डिस हो जाएगी, लीवर को ये एंजाइमेटिक सिस्टम को ख़राब कर देता है। डार्क यूरिन का मतलब ये है कि जब आइज येलो होंगी तो यूरिन डार्क। पेन इन द अपर स्टमक, इसका मतलब ये गैस्ट्राइटिस हो गई, अंदर अल्सर हो गए। उसके साथ में सीरियस एडवर्स इफेक्ट और रेमडेसिविर आर नोजिया है, पेन है, ब्लीडिंग है, सोरनेस है, स्वेलिंग एट द प्लेस वेयर रेमडेसिविर इज इंजेक्टेड। जहाँ इंजेक्शन किया है वहाँ भी स्वेलिंग आती है। तो ये रेमडेसिविर के लिए इतना ज़्यादा मारामारी हुई, इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना ब्लैक हुआ, ये अब ख़त्म हो गई। अब आया प्लाज्मा थेरेपी। एक किसी ने आइडिया दिया कि वहाँ का प्लाज्मा निकाल के बॉडी में डाल दो, दूसरे के उसमें जो कन्वेलेसेंस है उनका ले लिया, और जो बीमार है कि उसमें एक थ्योरी बनी कि हाँ भाई जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ इकट्ठी हो गई होंगी, जिसको कोरोना हुआ तो वो एंटीबॉडीज़ में काम करेगी। लेकिन अब वो निकल के आ गया कि कोई अब वो भी ड्रॉप कर दिया है, WHO ने भी ड्रॉप कर दिया, ICMR ने भी ड्रॉप कर दिया। जहाँ ये बात ज़रूरी है कि इसको निर्णय लेने में इतना समय लगा दिया उन्होंने। अब आता है टोकोजुमैब कि लास्ट स्टेज में टोकोजुमैब दे दो। अब टोकोजुमैब जो है वो सबसे बड़ी खतरनाक दवाई क्या है कि ये इम्यूनिटी को टोटल शट डाउन कर देती है, टोटल, जो कि लास्ट स्टेज में देते हैं, जो कि जिस समय CPAP पे आ गया या उसका देखा CRP बढ़ रहा है, जहाँ पे हमने कहा कि साइटोकाइन स्टॉर्म है। और साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, ये भी एक इन्फ्लामेटरी का पार्ट है। और वो पार्ट क्यों आता है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म सब में नहीं आता, कुछ में आता है। और वो किन में आता है, वो उन लोगों में आता है जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट हम लोग दवाई देते हैं, जिसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं, जो इम्यूनो को सप्रेस करती है। क्यों, वो ऐसा ही है कि हमारी बॉडी जो है जब बीमारी से लड़ती है, वायरस से लड़ती है, तो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के तहत स्टेप बाई स्टेप उसको कंट्रोल करती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई रोकेगा उसको, बॉडी को, एंटी इन्फ्लामेशन से या एंटी इम्यूनिटी से, तो वो एक तरह से जोर से रिएक्ट करेगी। जैसे आपको कोई एक पकड़ ले और आपकी जान खतरे में हो तो आप जोर से उसको धक्का देते हैं, वो धक्का ही साइटोकाइन स्टॉर्म है। साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह, अभी मेरी हाइपोथेसिस है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। अगर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं है और बॉडी नेचुरल वे में अगर फ्लो कर रही है, नेचुरल वे में हीलिंग हो रही है, तो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगा। साइटोकाइन स्टॉर्म इज आइट्रोजेनिक स्टॉर्म। आइट्रोजेनिक का मतलब यह है कि मेडिसिन की वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म आया। ये तो हमारा कहना है और इसके पीछे सारे एविडेंसेस हैं, मैं इसमें और आगे नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब ये प्रूव्ड हो चुका है कि ये मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही। अब ये मैं थोड़ा सा दिया है, इससे पहले बहुत डिटेल में बोला हूँ। अब बात आती है कि हम क्या दें और कैसे हम दें और क्या हम कर रहे हैं अपने सेंटर पे। तो अपने सेंटर पे हम लोग जो कर रहे हैं उसमें एक हमने प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सब के लिए एक सही होगा और सब आराम से कर सकते हैं। जो मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं, टर्शियर प्रोटोकॉल वाले हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूर हम पंचकर्मा थेरेपी से के कुछ जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे स्नेहन है, एप्लीकेशन ऑफ द ऑयल है, और पर रेक्टल न्यूट्रिशन है जो हम देते हैं, जो कि एक इंडोर है या OPD में भी दे सकते हैं। और उसके साथ तो ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ द लाइफ सेविंग एट द टाइम ऑफ व्हेन दे SpO2 बहुत नीचे चला गया हो, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई हो, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो गया हो, हमारी बॉडी हाइपोक्सिया हो गया हो या हाइपोक्सिया की शुरुआत हो रही हो, तब ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन को हम बैक में रखते हुए, सपोर्ट करते हुए ये प्रोटोकॉल हम लगाते हैं। अब इस प्रोटोकॉल की शुरुआत में कैसे होती है, जैसे ही पेशेंट की
डायग्नोस हुआ, आइडेंटिफाई हुआ किसी भी स्टेज पे कहीं पर भी, तो सबसे पहले हमको उसका न्यूट्रिशन ठीक करना है, क्योंकि आयुर्वेदा पूरा न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि विटामिन्स हैं, फाइटोविटामिन्स हैं, जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एनर्जी को देने वाले हैं, हमारी जो डिहाइड्रेशन वगैरह है इसको बचाने के लिए है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम क्या काम करते हैं कि ये देते हैं। इसमें प्रोटोकॉल में क्या होगा, सबसे पहला नाम हमारा होगा काम कि हम इनको किस तरह से देना है। तो पहला काम ये होगा हमारा फास्टिंग। फास्टिंग क्यों ज़रूरी है इसके पीछे मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि क्या क्या करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों हमने किया इसका मैं एक्सप्लेनेशन सब देता हूँ, क्योंकि ये सब साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर प्रोटोकॉल बने हैं, ये कोई हवा में नहीं बने हुए। तो फास्टिंग क्यों ज़रूरी है, तो जैसे ही ये हो, डायग्नोसिस हो या डायग्नोसिस ना भी हो, एसिम्टोमेटिक हो, उसको फीवर आ रहा हो, कफ आ रहा हो, सिर में दर्द हो, बुखार हो और लूज़ मोशन जैसे हो, पूरी बॉडी में एक हो और ऐसा लगने वाला है कि ये, क्योंकि एपिडेमिक में अगर पहली डायग्नोसिस हम करेंगे तो कोरोना की करेंगे, कोई भी फीवर हो पहले उसका सस्पिशियस होगा। तो पहला काम करेंगे हम फास्टिंग। फास्टिंग में क्या होता है कि एक रिसर्च आई थी, नोबल रिसर्च है ये, उसको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, उनका नाम है योशिनोरी ओसुमी। तो योशिनोरी ओसुमी 2016 में इन्होंने फास्टिंग के ऊपर ये देखा कि जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से नहीं देते हैं तो एक स्ट्रेस डेवलप होता है, और उस स्ट्रेस से क्या होता है, हर सेल के अंदर एक वैक्यूल्स बनते हैं, उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, वो इसको खा जाते हैं जो हमारे सेल के अंदर है। और आपको ये तो सब पता ही है कि कोरोना वायरस है, उसके अंदर एक स्पाइक होता है, वो सेल के अंदर जुड़ जाता है, फिर सेल के अंदर चला जाता है, वहाँ पे सेल से ही एनर्जी लेके वो मल्टीप्लाई करता है। जब वो सेल के अंदर है, वहाँ पे ट्रैप्ड है, और वही सेल अगर उसको मारने के लिए तैयार हो जाए तो वहीं का वहीं ख़त्म हो सकता है। उसके अंदर ना तो वो वायरीमिया होगा, ना जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो होगा, और ना ही उसके अंदर म्यूटेशन होगा। तो फास्टिंग जो है हमारी इम्यूनिटी को वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हमारे जो बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स हैं वो फास्टिंग करने से अपने आप में एक हथियार बन जाते हैं। तो फर्स्ट 48 आवर्स पूरी फास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उस फास्टिंग में हम कुछ लेते भी हैं। लेना क्या है कि हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हमको पानी लेना है, नींबू पानी हो, पानी के साथ हम थोड़ा थोड़ा शहद भी देते हैं, शहद में थोड़ा काली मिर्च, अदरक का रस डाल के उसको दिन में 3 बार 4 बार पिलाते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ 2 या 3 चम्मच घी, गाय का देसी घी, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, या 2-2 चम्मच करके दिन में 3 बार, हल्के से नमक के साथ में। अब ये 48 आवर्स से अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट होती है। फास्टिंग से हमारे एक एक सेल के अंदर, उसके अंदर एक पावर आ जाती है कि जो टॉक्सिन्स को खा लेता है। साथ में हमारी सप्लाई जो है एनर्जी के लिए, वो लेमन वाटर तो विटामिन सी हो गए, और शहद उसके अंदर इस्तेमाल कर दिया तो नेचुरल ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, और शहद भी एक तरह से इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। तो ये इन्फ्लामेटरी मॉड्यूलेटर का काम करते हैं, ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को कई गुना बढ़ा देते हैं। सिर्फ ये 2 या 3 प्रोसीजर्स, जो 3 मेनली, फैट, फास्टिंग, लाइम वाटर एंड शहद, ये तो 4 चीज़ें 48 आवर्स के लिए। अधिकांश सारे केसेस में हमने देखा कि 48 घंटे के बाद पेशेंट को भूख लगनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही भूख लगती है आप समझ लीजिए उसकी बीमारी कंट्रोल होनी शुरू हो गई, क्योंकि हंगर जो भूख है वो हमारी हेल्थ का एक पहला साइन है। और भूख ना लगना, लॉस ऑफ हंगर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बीमारी का साइन है। 48 घंटे के बाद में जब भूख लगती है तो हम उसको देते हैं हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट। इसके अंदर
ये ज़रूरी है कि हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं देना। उसका रीज़न मैं बता दूंगा क्यों नहीं देना। तो पहली बात तो ये आएगा, हमको गेहूँ नहीं देना है, हमको चावल नहीं देना है, हमको दूध नहीं देना और हमको शुगर नहीं देना। क्योंकि अभी जो DRDO बना रहा है वो इसी सिद्धांत पे बना रहा है कि जो सेल के अंदर शुगर जाती हैं वो शुगर वायरस एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है और खा लेता है। इसलिए उन्होंने वो शुगर बना दी, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल चेंज कर दिया कि वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जब हमारे सेल के अंदर जाएगा तो उसको खा नहीं पाएगा, उसके अंदर वो उसकी मेटाबॉलिक नहीं होगी। ये उस सिद्धांत पे DRDO ने एक दवाई बनाई है, देखते हैं उसका क्या असर है। लेकिन उसी सिद्धांत पे बताता हूँ कि अगर उस सेल के अंदर टोटल ग्लूकोज जाता ही नहीं है और वो सेल जो है उस वायरस को खाने के लिए एक स्ट्रांग बन जाता है फास्टिंग के बाद में, तो इससे बड़ी तो कोई दवाई हो ही नहीं सकती। हमारी ये थ्योरी जो है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये DRDO की थ्योरी भी प्रूव कर रही है। इस फास्टिंग में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो 2 लोगों ने तो इसको प्रूव कर दिया कि हाँ फास्टिंग इज़ गुड। अब तीसरी बात ये आती है कि हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट। तो जब हम फैट देते हैं तो फैट जो है उतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट तो हमें मिल जाती है, लेकिन एकदम से शुगर ग्लूकोज नहीं बढ़ता है। और उससे पहले जब 48 घंटे की फास्टिंग हो जाती है तो उसके अंदर हमारा बॉडी का जो ओन सिस्टम है, जो ग्लाइकोजन्स है हमारे लीवर के अंदर, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे को ग्लूकोज की मात्रा अंदर मिलती जाती है जो हमारी बॉडी से ही आती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस होना, उसके साथ में क्या होता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो शिफ्ट होके फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की तरफ आ जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म से फैटी एसिड्स बनते हैं और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे सेल की वाल को बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना जब घुसता है तो सेल की वाल को तोड़ के घुसता है। जैसे हमारा मकान है, मकान के चारों तरफ ये दीवारें हैं, अगर ये दीवारें कमज़ोर होंगी तो कोई भी घुस जाएगा, लेकिन दीवारें हम स्ट्रांग बना देंगे तो वायरस अंदर नहीं घुस पाएगा। तो ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये बॉडी बिल्डिंग का काम करती हैं और ये सेल्स की दीवारों को स्ट्रांग कर देंगी तो वायरस अंदर घुस नहीं पाएगा। उसके साथ के अंदर हाई प्रोटीन। अब हाई प्रोटीन डाइट जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाती है जब उसके ब्रेकडाउन होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या करता है? अमाइनो एसिड्स हमारे प्रोटीन्स हैं के घटक हैं, ये हमको एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ एक तरह की ये बहुत बड़ी दवाई है जो वायरस को किल करती है, वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। तो ये वेपन हमारी बॉडी के अंदर खुद ही डेवलप होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को थाउजेंड एंड थाउजेंड्स टाइम, थाउजेंड्स क्या उससे भी ज़्यादा टाइम्स जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब आती है पैरासीटामॉल। मैंने पहले ही बताया कि फ़ीवर को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फ़ीवर जब बढ़ता है, हमारे पायरोजेंस जो हमारे हाइपोथैलेमस में जाके एक सिग्नल देते हैं, वो टेम्परेचर ऊपर सेट हो जाता है। वो टेम्परेचर सेट होने से हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, जिससे वायरस का रेप्लिकेशन, वायरस का जो रिप्रोडक्शन है, वायरीमिया है, वो नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है, जो आग लग रही थी जिसको कहते हैं इन्फ्लामेशन, वो आग स्लोली एंड ग्रेजुअली लगती है। उसको बुझाना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल वे में, जिससे वो वायरस को जला दे। ये प्रोटोकॉल है, ये इसका इफ़ेक्ट है। इसके पीछे जो आपको मैंने बता दिया कि एक डॉक्टर जोसान फंग है और ये योशिनारी ओसुमी है जिनको ये प्राइज़ मिला था। अब हमारा जो खुद का ये जो प्रोटोकॉल है, जिसमें हमने ये डेंगू वगैरह ये सब ठीक कर लिए हैं सीवियर केसेस के अंदर, जहाँ पे प्लेटलेट इतनी कम हो गई कि ब्लीडिंग होता रहता था, उसमें हम पर रेक्टल न्यूट्रिशन देते हैं। अब पर रेक्टल न्यूट्रिशन क्या है कि हम लैट्रिन के रास्ते कुछ दवाइयाँ डालते हैं जिसके अंदर फैट वगैरह ये होता है, हर्बल ये होते हैं। ये बस्ती ट्रीटमेंट है। ये आयुर्वेद का बहुत एंशियंट सिद्धांत है। आयुर्वेद को माना है कि बस्ती इस संपूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद की है, जिसके अंदर बहुत तरीके की हैं जो कि बॉडी के अंदर लैट्रिन के रास्ते डाल के छोड़ देते हैं। और उससे क्या होता है कि उससे एक तो वो जो न्यूट्रिशन हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो बैक्टीरिया जो वहाँ पे डेवलप होते हैं वो उसको तोड़ के अमाइनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में और विटामिन्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, फाइटोविटामिन्स में ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमारी इम्यूनिटी
बढ़ती है, हमारी बॉडी का एक बॉडी बिल्डिंग भी होने लगती है, पेशेंट को तुरंत अच्छा लगता है, वेलबींग बढ़ती है, साथ ही एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी। तो ये तो हमारा टोटल प्रोटोकॉल हुआ। इस प्रोटोकॉल में जब हम शुरुआत करते हैं कि भाई फास्टिंग रखना है, ये रखना है, तो आपने सुना होगा कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले वह है विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, और वो घी में भी आएगा, वो हमारे ऑयल्स में भी आएगा। तो शुरू के दिनों में खूब अच्छी तरह से ऑयल एप्लीकेशन करिए। जब खूब बढ़िया ऑयल एप्लीकेशन होता है तो वो सरफेस से हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा हम पररेक्टल देते हैं, तो विटामिन डी की ये कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ में अगर आप धूप में बैठ जाएंगे तो और भी फास्ट। तो ये 4 चीज़ें हमको नहीं खानी है, गेहूँ, चावल, चीनी और दूध। 2 दिन फास्टिंग रखनी है। फास्टिंग में हमको लेमन वाटर, उसके साथ शहद और घी 3-4 चम्मच सुबह, 3-4 चम्मच, ये 48 घंटे का। उसके बाद भूख लगती है तो खिचड़ी खा सकते हैं, जिसके अंदर जौ है, मिलेट्स हैं, चना सत्तू है, इसका चने का, जौ का सत्तू है, जौ की रोटी है, बाजरा भी इसमें थोड़ा डाल सकते हैं, और मिलेट्स खा सकते हैं जो बहुत सारे आते हैं। उसके साथ में खूब सब्जी और दाल खाइए। और मुझे लगता है कि 4 या 5 दिन के अंदर हमारा ये एक्सपीरियंस है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी सीरियस हो। हाँ, इन केस अगर कोई पेशेंट है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट में भी जा रहा है या उसको सीपैप है, हम उसको उसी जगह पर वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिसमें एप्लीकेशन होगा और पररेक्टल दवाइयाँ दी, साथ में न्यूट्रिशन होगा। लेकिन उसके साथ ये है कि और सारी दवाइयाँ बंद होनी चाहिए, तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, जो कि कोई भी डॉक्टर जल्दी से तैयार नहीं होता है। इसके साथ ही मैं सबकी शुभकामनाओं के साथ में ये वीडियो को विराम देता हूँ।